नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। लगातार हम लोग इस वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल अपडेट पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 नामों का ऐलान हुआ है। राजस्थान में 15 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनके पास लिए चल रहे हैं। आपको क्या अपडेट है वीरेंद्र आपके पास? देखिए राहुल, मेरे साथ अनीता बघेल हैं, उनसे मैं बात करूंगा। अजमेर से विधायक हैं। मैम, 15 नामों की घोषणा हो चुकी है। आप खुद एक महिला है, क्योंकि पूरी सूची के अंदर देखेंगी तो एक ही महिला प्रत्याशी बनाया है। क्या देखिए, अभी तो 15 सीटें डिक्लेयर हुई हैं राजस्थान की, और यदि ऑल ओवर देखें, है ना, 195 सीट्स को यदि देखें तो पूरी लोकसभा में जितनी सदस्य संख्या उसको देखा जाएगा तो मातृशक्ति वंदना जो मोदी जी के समय हुआ है शायद किसी भी समय नहीं हुआ। और अभी तो 195 टिकट मिले हैं। 195 टिकटों में जितना नेतृत्व महिलाओं को मिलना चाहिए था वो नेतृत्व महिलाओं को मिला है। हम मोदी जी के आभारी हैं। और राजस्थान में पिछली बार एक टिकट था, इस बार अभी एक टिकट मिल चुका है। इसलिए ये नहीं कह सकते। हम पूरी 195 की सूची को देखते हैं तो बहुत सारी हमारी महिलाओं को टिकट मिला है। हमारी सरोज पांडे जी को टिकट मिला है, हेमा मालिनी जी को मथुरा से मिला है, बिहार से मिला है, बंगाल राजस्थान से की बात करें तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जो महिला शक्ति की जो आप बात कर रहे हैं, तो महिला शक्ति को अब राजस्थान के जो महिलाएं हैं उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं? नहीं, मैं तो बता रही हूँ ना, हम पूरे संदर्भ में देखते हैं ना इसको। मोदी जी सिर्फ राजस्थान को थोड़ी देखते हैं, पूरे देश को देखते हैं। तो पूरे देश के संदर्भ में बात होगी ना, यदि मोदी जी के संदर्भ में बात होगी तो 195 की सूची में पर्याप्त महिलाओं को टिकट मिला है। और महिलाएं इससे ना केवल उत्साहित है, और अभी तो आनी सीट बाकी है, अभी और आनी बाकी है, तो उसमें देखते जाइए महिलाओं को कितनी सीट्स मिलती है। मैम, एक सवाल और, क्योंकि देखा जाता है कि जब दूसरी पार्टी से, दूसरे दल से कोई नेता आता है तो कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम जो दल हैं उस नेता को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारते हैं। सेम अब हम लोकसभा की बात कर लीजिए। हाल ही के अंदर बीजेपी के अंदर महेंद्र सिंह मालवीय शामिल हुए, विधानसभा चुनाव के दरमियान ज्योति मिर्धा शामिल हुई। दोनों नेताओं को यहाँ पे तरजीह दी गई है। क्या वजह है? बीजेपी के पास क्या ठोस, जो कह सकते हैं कि कद्दावर नेता इतने हैं? क्या वजह है कि दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को यहाँ पे ज़्यादा तरजीह दी जाती है? ऐसा नहीं है। देखिए, समग्र परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो जो व्यक्ति बीजेपी के विचार से प्रभावित होकर के बीजेपी में आया है, तो निश्चित रूप से बीजेपी में मन, वचन और कर्म से आया है। तो जो मन, वचन, कर्म से आया है, तो भारतीय जनता पार्टी एक अथाह संसार है, संसार सागर जिसको कहते हैं ना, बहुत बड़ा दल है। और ये बहुत बड़ा दल जो बना है वो दल इसलिए बना है क्योंकि सब लोगों ने इसको मन से स्वीकार किया है, अंदर से स्वीकार किया है। टिकट देने के बहुत सारे समीकरण होते हैं, बहुत सारे मापदंड होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो उनको देख करके टिकट दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है। वर्तमान के 5 सांसदों के टिकट काटे गए हैं राजस्थान। मैंने कहा ना, पार्टी कहीं ना कहीं उपयोग जरूर करती है कार्यकर्ता का। कार्यकर्ता व्यर्थ नहीं बैठता है ना। कार्यकर्ता अपना काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के ये समस्त कार्यकर्ता हैं, और पार्टी जहां उनका उपयोग समझेगी वहां उनका उपयोग करेगी। जयपुर की बात करूं तो जयपुर में कौन महिला प्रत्याशी है? ऐसा नहीं, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। ये संसदीय दल तय करता है ना, मैं थोड़ी तय करती हूँ या प्रदेश थोड़ी तय करता है। क्योंकि आप खुद एक महिला है, तो आपके हिसाब से कौन होना कहा चाहिए? ना, महिला ही? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जिनका क्षेत्राधिकार है वो ही इस बारे में ज्यादा बता सकते हैं। बिल्कुल। देखिए राहुल, जिस तरीके से जो विधायक आते हैं अनीता बघेल, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो संसदीय दल जो डिसाइड करेगा वो सर्वमान्य होगा, और उसी के आधार पे जो प्रत्याशी है उसको तरजीह दी जाएगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे कि ये जो 15 नाम आए हैं, उन नामों के अंदर 5 सांसदों की, जो वर्तमान जो सांसद है उनकी टिकट काटी गई है, और उसके बाद जो नए लोग हैं या फिर जो पुराने जो नेता कहे जाते हैं बीजेपी के, उनको यहाँ पे तरजीह दी जाती है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि बीजेपी ने पूरी रणनीति और क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण को बिठाते हुए ये पूरी सूची जारी की है। जी, अपने नेतृत्व पर पूर्ण रूप से भरोसा करना बनता भी है, क्योंकि पुराने भी आंकड़े जब हम देखते हैं 2019 में भी जब हम देखें तो 543 सीटों में से 436 पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। 436 सीटों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा, 303 पर जीत पाई।
तो 303 पर जब पार्टी जीतती है तो फिर बड़ा एक 2014 में की भी बम्पर जीत आप उनके तमाम कार्यकर्ताओं को याद है, और उसके बाद बड़े क्रम में तमाम स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती चली गई और लगभग सेम टैक्टिक्स बीजेपी ने अपनाई, अलग अलग राज्यों के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया, अपनी टेक्निक्स को, अपनी स्ट्रैटेजीज को, अपने कैलकुलेशंस को, और उसका नतीजा हम लोग देखते हैं कि चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर प्रोबेबिलिटी इसी की रहती है कि वो सत्ता पक्ष में आकर के बैठती है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपने संसदीय टीम, जी वीरेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी जानूंगा क्योंकि युवा हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी लगातार दावे भी करती है कि युवाओं को चुनाव में हो या फिर देश की जो विकास के अंदर भागीदारी का जिम्मेदारी सबसे ज्यादा दी जाती है। अंकित जी, 15 नामों की सूची, राजस्थान की 15 सीटों पे नामों की घोषणा हो चुकी है और पूरे देश भर की बात करूं तो 195 सीटों पे नाम। युवाओं पे काफी विश्वास जताया पार्टी ने, तो क्या उम्मीद है जो शेष 10 सीटें हैं उन पे क्या युवाओं को तरजीह दी जाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिला, तो आने वाली जो बची हुई सीटें राजस्थान के अंदर है उनमें भी भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका देगी, ये हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। क्या मतलब, क्या अभी जो 15 नाम आए हैं उसके अंदर केवल एक चेहरा है जो देवेंद्र झाझड़िया है, युवाओं के लिए कह सकते हैं कि युवाओं का एक ही चेहरा है या फिर अन्य और भी चेहरे हैं? आप देखेंगे, जब पूरी सूची उठा करके देखेंगे तो सभी लोग ऐसे व्यक्ति, जितने भी व्यक्तियों को टिकट मिली है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में क्या युवा चेहरा आना चाहिए? संगठन जो भी निर्णय लेगा, संगठन का जो भी निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा, और पार्टी वैसे भी युवाओं को बहुत मौका दे रही है और हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पार्टी युवाओं को मौका देगी। बिल्कुल। देखिए राहुल, चाहे कोई भी हो, चाहे विधायक हो, चाहे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हो या फिर जो तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हो, वो साफ तो एक बात साफ है, जो शीर्ष नेतृत्व, जो आला कमान तय करेगा वो सर्वमान्य होगा। उसमें वीरेंद्र, युवाओं के लिए तो अच्छे संकेत पहली सूची से देखने को मिल रहे हैं। आपने युवा चेहरों के लिए अच्छे संकेत बीजेपी की पहली सूची से ही देखने को मिल रहे हैं। 50 से कम उम्र के 47 नामों को इसमें रखा गया है। बिल्कुल, देखिए अगर 195 की आप सूची देखते हैं तो उसके अंदर जो 47 जो युवा चेहरे हैं उनको शामिल किया गया है। वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए, तकरीबन 27 के करीब हैं वो महिला चेहरों को यहाँ पे तरजीह दी गई। तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार सार्वजनिक मंच पे भी कहते रहे हैं कि उनके लिए 4 ही जातियां हैं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो या फिर अन्य जो 2 जातियां बताई गई है, उनके बारे में चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए जो 195 की आप सूची देखेंगे राहुल, तो उसके अंदर ये चारों समीकरण एकदम सटीक बैठते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी यहाँ पे तरजीह दी गई है। यानी बीजेपी ने पूरी एक रणनीति के तहत एक जो राजनीतिक जो गणित है उसको ध्यान में रखते हुए अपने जो प्रत्याशी हैं उनको मैदान में उतारा है और उसी को ध्यान में रखते हुए आगे की जो रणनीति है वो बना रही है। जी ध्यान में, लेकिन और भी तमाम चीजें भी रखनी पड़ेंगी। हमारे साथ अब हेमंत भाई गोयल पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। हेमंत भाई गोयल पॉलिटिकल एक्सपर्ट के नाते से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत सर, लोकसभा चुनाव से पहले ये तमाम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल अपडेट्स आ रही हैं और उसमें अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अब 195 नामों की घोषणा कर दी है। 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर के राजस्थान में 15 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है और ये 15 नाम जो है बड़े ही दिलचस्प हैं। अगर हम देखें इनकी सूची, आपने निश्चित रूप से देख ली होगी। इसमें अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं देवेंद्र झाझड़िया को शुरू से टिकट दे दिया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर से टिकट मिला है, वापस से झालावाड़ से दुष्यंत सिंह, कोटा से फिर ओम बिरला चुनाव लड़ेंगे और सीकर से स्वामी सुमितानंद सरस्वती। तमाम इंटरेस्टिंग नाम राजस्थान के लिए भी हैं और बड़ा दिलचस्प इस बार होने वाला है ये देखना भी कि किस तरह कांग्रेस फाइट बैक करेगी इस मैं समझता हूं डीप माइक्रो मैनेजमेंट को। देखिए राहुल जी, अभी लोकसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान भी नहीं हुआ है और बीजेपी ने राजस्थान में 25 में से 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। साफ तौर पर बीजेपी मनोवैज्ञानिक तौर पर कांग्रेस पर दबाव तो बना चुकी है और चूंकि 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, दोनों बार कांग्रेस ने एक भी सीट यहां से नहीं ली। दोनों बार कांग्रेस लोकसभा में राजस्थान से अपना खाता तक नहीं खोल पाई और तीसरी बार भी खाता खोलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस कुछ कमजोर है, कमजोर नहीं है, उसकी रणनीति बिल्कुल शून्य हो गई है।
राहुल गांधी को अभी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से फुर्सत नहीं है, इनके पास अभी उम्मीदवारों की कोई सूची नहीं है। पहले इस तरह का विचार किया गया था कि बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन बड़े नेता बलि का बकरा बनने को तैयार नहीं है। अब मैं यही कहने वाला था कि बड़े नेता बलि का बकरा क्यों बनेंगे अगर शीर्ष नेतृत्व की तरफ से एक ये जो 14 अकबर रोड है कांग्रेस का जो कार्यालय है, यहाँ से जो है अगर ठीक प्रकार से चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं और शीर्ष नेतृत्व जो राजस्थान का उसको ये पता ही नहीं पड़ रहा है कि आगे का डायरेक्शन क्या है। अशोक गहलोत अभी कह रहे थे कुछ दिनों पहले कि हम तो ये चाहते हैं जो लोग जाना चाहते हैं कांग्रेस से वो जल्दी चले जाएं तो हमारा कंफ्यूजन कम हो। तो अभी तो कांग्रेस अपने इंटरनल कंफ्यूजन के स्टेट में है हेमंत भाई। नहीं, बिल्कुल ये देखिए, गोविंद डोटासरा कह रहे थे कि अच्छा है कि महेंद्र सिंह मालवीय हमारी पार्टी छोड़ गए, अब हमारी पार्टी मजबूत हो पाएगी। जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इतने बड़ी आदिवासी चेहरे के जाने पर खुशी जाहिर करते हो, उस पार्टी का तो भगवान भी भला नहीं कर पाएगा। हम कहते हैं ना भगवान भला करेगा, अरे ये तो भगवान से भी दूर रहते हैं, ये तो राम से भी दूर रहते हैं, तो उनका तो राम भी कैसे भला कर पाएंगे। तो ये पार्टी तो बिल्कुल भटकन की स्थिति में है। इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई विचार नहीं है। विचार से ये दूर है, नीति से ये दूर है। तो आप मान के चलिए, आप देखिए ना, देवेंद्र झाझड़िया एक युवा चेहरा, एक पद्मश्री से सम्मानित इंटरनेशनल खिलाड़ी, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी। अब आपने कितना बड़ा मैसेज दे दिया। आपने राहुल कस्बा, जिनकी शिकायतें ये हो रही थी कि भाई उन्होंने पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ काम किया, उनको दरकिनार भी कर दिया और आपने राजेंद्र राठौड़ को भी खुश कर दिया और आपने एक बहुत बड़ा मैसेज भी दे दिया। तो पार्टी का अलग अपना काम है। वो पार्टी जो 3 से उठकर 303 पर आ गई और अब 370 का नारा पार्टी ने दे दिया, उस पार्टी के सामने कांग्रेस बहुत बौनी नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी के सामने उनके सामने कोई विचारधारा नहीं है, कोई नीति नहीं है। लेकिन हेमंत भाई, समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी ने करी जरूर है। अगर हम अलग अलग आंकड़ों में देखें तो एससी को, जो पिछड़ा वर्ग को साधने की महत्वपूर्ण कोशिश हुई है, 27 सीटें, एसटी के लिए 18 सीटें 195 से, ओबीसी के लिए 57, लेकिन एक बड़ी कैटेगरी छूट जाती है। और क्योंकि शिवानी मिश्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ अब ज्वाइन अप कर रही हैं, तो फिर मैं पहला सवाल यहां से लेता हूं और शिवानी की भी राय इसमें एड अप करेंगे कि महिलाओं को लेकर शिवानी, अब बीजेपी के पास भी बड़ा टास्क रहने वाला है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल बीजेपी लेकर आई। इनफैक्ट विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने इस मुद्दे को बुलाने की पूरी कोशिश करी थी। और एक आंकड़ा मैं छोटा सा दे दूं, उसके बाद हम लोग शिवानी की बात सुनेंगे। 2019 में 53 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। अब जब महिला आरक्षण बिल आ गया, तमाम कैंपेनिंग उसके इर्द गिर्द हो गई है, तो फिर करीबन 130 से 40 सीटें एटलीस्ट उस आंकड़े को, इक्वेशन को बराबर करने के लिए बीजेपी को घोषित करनी पड़ेंगी। शिवानी, अभी 15 में से सिर्फ एक नाम महिला का है। हाँ बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से अगर 15 सीटों पर राजस्थान की बात की जाए तो 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। जो लिस्ट जारी हुई उसमें सिर्फ एक ही महिला का नाम शामिल है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी इस बात को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात बीजेपी करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर जब देखा जाता है तो उस वक्त महिलाओं को मौका नहीं दिया जाता है। इस बात को लेकर, इस पॉइंट को लेकर विपक्ष भी लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रही है। लेकिन सिर्फ 15 सीटों पर ही राहुल देखिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। अभी बाकी है और भी सीट जिन पर जो कैंडिडेट्स है वो उतारे जाएंगे बीजेपी की तरफ से। फिलहाल इसमें एक महिला का नाम शामिल किया गया है और वो भी राहुल इस नजरिए से इसे देखा जा रहा है, क्योंकि ज्योति मिर्धा की बात की जाए तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और बीजेपी ने इस बार इस स्ट्रेटेजी को भी लागू किया है। जो भी उम्मीदवार पहुंचे हैं, जो भी नेता पहुंचे हैं बीजेपी में, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उनकी नाराजगी ना हो सके, इस बात का खास ख्याल रखा गया है। और शायद यही वजह है महेंद्रजीत सिंह मालवीय और ज्योति मिर्धा को टिकट मिला है, उन्हें मैदान में उतारा गया है। तो इस बात को लेकर देखिए फिलहाल राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, देश भर में जिन जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का आज ऐलान हुआ है उनमें और भी महिलाओं का नाम शामिल है। तो इसको लेकर बीजेपी लगातार इस बात को दोहरा रही है और अभी हमने 28 महिलाओं के नाम उसमें शामिल है। बिल्कुल ठीक सही कहा आपने, 28 महिलाओं का नाम लिस्ट में शामिल है। हालांकि राजस्थान की अगर बात की जाए, जिन 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है इसमें सिर्फ एक ही महिला का नाम शामिल है, ज्योति मिर्धा का, जो कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। तो फिलहाल देखिए इस पॉइंट को लेकर विपक्ष भी अब सवाल उठाएगा, ये बहुत लाजमी है, लेकिन देखना यह होगा कि बाकी अन्य सीटों पर अगर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को मौका देती है या नहीं। लेकिन शिवानी, ये मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा विषय
वीरेंद्र इस बार नहीं होने वाला है कि बीजेपी ने टिकट अब कितना महिला को दिया, क्योंकि मैं समझता हूं डिप्टी सीएम को महिला मुख्यमंत्री उन्होंने बना करके, डिप्टी सीएम महिला मुख्यमंत्री, महिला को डिप्टी सीएम बना करके उन्होंने बहुत सारी आने वाली भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपनी कड़ियों को जोड़ लिया है। अब अगर बीजेपी अब ज्यादा महिलाओं को टिकट ना भी दे राजस्थान में, तो भी अब वीरेंद्र हमें बेहतर बता पाएंगे ग्राउंड की क्या उनको सुनने में आ रही है बातें, कि लेकिन बहुत ज्यादा असर इस बात का नहीं पड़ेगा। राहुल, एक बार सवाल अपना दोबारा दोहराएं। वीरेंद्र, महिलाओं को टिकट अगर बीजेपी 25 में से अभी 15 में से एक महिला को टिकट दिया है, 25 में से मान लीजिए 2 या 3 को मिलता है, कम है इक्वेशन, 33% वाला हिसाब नहीं है, लेकिन क्योंकि डिप्टी सीएम को उन्होंने महिला को चुन करके डिप्टी सीएम बनाया, तो इस इशू का कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट मैं नहीं समझता हूं कि पड़ने वाला है। आपको ऐसा लगता है? ग्राउंड की क्या खबर है? देखिए राहुल, मैं अगर पिछले चुनाव की बात करूं तो आपने देखा होगा कि 25 में से एक जो सांसद है वो महिला थी। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि 33% आरक्षण दिया है, तो हर क्षेत्र में जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो नेता, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर अगर मैं राजस्थान की बात करूं जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो साफ तौर पे महिलाओं को आगे करने के लिए हर क्षेत्र के अंदर दावा कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, अगर मैं राजस्थान की राजनीति की बात करूं तो इस बार जो 25 सीटें हैं, 25 सीटों में से कितनी महिलाओं को प्रत्याशी बनाया जाएगा, ये जो शेष जो 10 सीटें हैं उसके ऊपर कितनी महिला प्रत्याशी होंगी, ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप देखिए कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये भी दावा कर रही है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो महिला शक्ति वंदन कार्यक्रम के जरिए हो या फिर अन्य जो कार्यक्रम आयोजित करती हैं। जिस तरीके से शिवानी भी बता रही थी कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो एक तरफ से अभियान को बढ़ावा दे रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी एक जो ये 195 की जो सूची जारी की है उसके अंदर आपने देखा होगा कि लगभग जो 28 महिला प्रत्याशी बनाए गए हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि अभी मेरे जो यहाँ बीजेपी के जो तमाम जो नेता हैं उनसे भी मैंने सवाल किया था कि बीजेपी लगातार दावे भी कर रही है, सार्वजनिक मंच पे ये भी कह रही है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो आप चुनाव के अंदर जब राजनीति की बारी आती है, राजनीति के अंदर कितने प्रतिशत महिलाओं को आप आगे बढ़ाते हैं? तो जाहिर सी बात है, आप लोकसभा चुनाव के अंदर आप देखेंगे, पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर एक था, लेकिन अब 33% चुनाव आरक्षण के बाद कितनी महिलाओं को यहाँ पे तरजीह दी जाएगी, ये आने वाले वक्त में जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। जी हाँ, हेमंत भाई गोयल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे जरा समझते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस बार जो लिस्ट जारी हुई है 15 सीटों के लिए, जो इन कैंडिडेट्स का नाम भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया है, जिन कैंडिडेट्स पर, जिन चेहरों पर भरोसा जताया है, क्या कुछ इस बार के समीकरण बता रहे हैं और क्या कुछ सोचकर भारतीय जनता पार्टी ने कई चेहरों को दोबारा मौका दिया है? कई नए चेहरे हैं, कई युवा चेहरे हैं, महिला को भी मौका मिला है, तो इस रणनीति के तहत जिन कैंडिडेट्स का नाम का ऐलान हुआ है, क्या कुछ असर उसका इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, सिर्फ अगर राजस्थान की सीटों की बात करें तो? देखिए शिवानी जी, एक तो हम जब महिलाओं की चर्चा कर रहे थे तो एक तो जयपुर ग्रामीण से राखी राठौड़ का नाम तेजी से चर्चा में चल रहा है, और दूसरा टोंक सवाई माधोपुर से सुनीता बैंसला और अलका गुर्जर, इन 2 महिलाओं का नाम भी मजबूती से चर्चा में है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान से करीब 3 महिलाओं को पार्टी टिकट दे देगी। अब जहां तक बात है कि तीसरी बार क्या बीजेपी राजस्थान से 25 सीटें जीत पाएगी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कोई रणनीति नहीं है। कांग्रेस हालांकि भारी प्रेशर में इस बात को लेकर है कि क्या तीसरी बार भी राजस्थान से लोकसभा में खाता खोल नहीं पाएगी कांग्रेस। तो हेमंत भाई, ये प्लस पॉइंट भी तो हो सकता है अगर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के लिहाज से देखें तो एक मुख्य पार्टी अपने उम्मीदवारी घोषित कर देती है, अपने नामों की घोषणा कर देती है, तो जो विपक्षी दल है उसके लिए तो एक पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है कि वो अब उसके पास ज्यादा बेहतर मौका है अपने कैंडिडेट्स को का चुनाव करने के लिए। राहुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि वो अपनी मजबूती को भी कमजोरी में तब्दील कर देती है, और बीजेपी में दिक्कत ये है कि बीजेपी का फायदा ये बीजेपी में कि वो अपनी कमजोरी को ताकत में तब्दील कर देती है। बस यही फर्क तो दोनों पार्टियों में बहुत बड़ा फर्क है, और इसी वजह से कांग्रेस पिछड़ रही है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस में आप देखिए ना, जो 5 साल में अदावत रही सचिन पायलट अशोक गहलोत में, आज भी वही अदावत चली आ रही है। आज भी सचिन पायलट का राजस्थान में कोई असर हमें देखने को नहीं मिल रहा। आज भी वो छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं, और
इस समय जो गोविंद डोटासरा है वो सबसे प्रमुख नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं, लेकिन गोविंद डोटासरा की उतनी मैच्योरिटी नहीं है, उतना विजन नहीं है कि वो यहां पर एक आध दो सीट निकाल सके। ये मुझे ऐसा साफ तौर पे दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए समझना ये भी चाहेंगे, जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया है जो लिस्ट सामने आई है राजस्थान में। आदिवासी वोट बैंक की बात अगर की जाए तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोशिश की जा रही है आदिवासी वोट बैंक साधने की। जमीनी स्तर पर अगर समझने की कोशिश की जाए तो किस पार्टी के साथ खड़े हैं आदिवासी वोट बैंक की अगर बात की जाए तो किसके पक्ष में वोट कर सकते हैं, और क्या कुछ इम्पैक्ट दोनों पार्टियों की तरफ से डालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो महेंद्र सिंह जी मालवीय जो बीजेपी में आए उसका असर तो आप एमपी और गुजरात तक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़े आदिवासी चेहरे हैं। अशोक गहलोत के खास होते थे, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत उनको संभाल के नहीं रख पाए और वो बीजेपी में शामिल हो गए और उनको टिकट भी मिल गया। अब ज्योति मिर्धा है, ज्योति मिर्धा बड़ा जाट चेहरा है, उनको भी टिकट मिल गया। तो तमाम इस तरह के समीकरण बीजेपी साधने में लगी है। बीजेपी का अपना इंटरनल सर्वे भी था और कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस भी उन्होंने देखा, साथ में ही क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण, सारे समीकरणों को सहा देते हुए एक समीकरण रह गया है शायद हेमंत भाई, एक समीकरण रह गया, वो ये है कि अन्य पार्टियां भी हैं जो जीतने के लिए उतर रही हैं। भारत आदिवासी पार्टी एक वोट कटुआ पार्टी साबित हो सकती है बीजेपी के लिए इन बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर क्षेत्र में। नहीं, बिल्कुल, वो समीकरण बीजेपी के अभी ध्यान में है। बीटीपी पार्टी वो निश्चित रूप से वोट काटू पार्टी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मालवीय को पार्टी ने बीजेपी में लिया है, ये शायद उस बड़ा इम्पैक्ट डालेगा निश्चित रूप से। ये तमाम छोटे बड़े परिवर्तन है हेमंत भाई जो कि बीजेपी करती रहती है, और उनकी स्ट्रैटेजी देख करके लगता है कि ये जो छोटे मोटे बदलाव हैं शिवानी, अलग अलग एंगल्स के जो बदलाव होते हैं, कई बार बीजेपी एजेस पे बदलाव करती है। एक स्क्वायर बॉक्स के एजेस जो होते हैं वो इंटरनली कम बदलाव करती है, सेंटर में कम बदलाव करेगी, एजेस पे बदलाव करती है। और ये महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर के आना पार्टी में, ये वही एज का चेंज है, और ये एज का जो चेंज होता है ये बड़ा रोल प्ले कर सकता है रिजल्ट के को बदलने में। क्या मैं ठीक कह रहा हूं हेमंत भाई? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अभी तो कांग्रेस में ये भी दिक्कत है ना कि अभी वो लिस्ट घोषित कर दे और उसके बाद भी उनके प्रत्याशी घोषित होने के बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, ये भी अभी कांग्रेस के सामने बहुत असमंजस ये बड़ा एक असंतुलन कांग्रेस में बैठा हुआ है। और शिवानी, बड़ी बात ये भी है कि अगर कांग्रेस का नेतृत्व सामने आता है तो क्या बड़ी सवाल है कि क्या अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, क्या सचिन पायलट लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्या मतलब कांग्रेस में अगर दम भरना है तो फिर उनके नेताओं को सामने तो आना पड़ेगा ना। लेकिन इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल हेमंत भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बने रहिए हमारे साथ, आप लगातार अब जानकारी हमको दे रहे हैं। मैं फिर लौटूंगा आपके पास, लेकिन सबसे पहले हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने चुरू से लोकसभा कैंडिडेट बीजेपी के देवेंद्र सिंह झाझड़िया के साथ खास बातचीत की है, वो सुनवा देते हैं आपको। पहले साथ है देवेंद्र झाझड़िया, 2 बार ओलंपियन रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, 1 बार सिल्वर जीता है। देवेंद्र जी, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है आज की डेट में, आपको लोकसभा में मौका मिलेगा पैर रखने का, क्या बड़ा संदेश है? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज एक डिफरेंटली एबल को, एक दिव्यांगजन को आज एक मौका दिया गया है। ये आज हिंदुस्तान के जितने भी दिव्यांगजन हैं उनमें परिवार में उनके खुशी का माहौल है। एक खिलाड़ी को अवसर मिला है और एक किसान के बेटे को अवसर मिला है। आपने बहुत संघर्ष किया देवेंद्र जी, मैं तो आपके वो मुरलीपुरा घर में भी आई थी जब बच्चे छोटे छोटे थे, हम उस टाइम मिले थे, और आप पैरालंपिक्स का जब गोल्ड जीत के आए थे तो कितना गर्व महसूस किया था सबने। तो ये जो संघर्ष की कहानी है, एक छोटे से गांव से आपने बहुत स्ट्रगल किया, फिर आप ओलंपिक्स में गए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप यूथ को? मैं यूथ को इतना ही कहना चाहूँगा कि एक पॉजिटिव सोच के साथ काम करना चाहिए। जिस प्रकार से आज ही देख लें आप कि एक पार्टी ने कितनी बड़ी पॉजिटिव सोच रखी है और मुझे टिकट दिया गया है, तो ये अच्छा लगता है। जब ऐसा मैसेज भी बहुत अच्छा जाता है, एक सामान्य परिवार से, किसान फैमिली से, एक खिलाड़ी होने के नाते आज एक इतना बड़ा अवसर दिया मुझे पार्टी ने, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका भाला हमेशा गोल्ड लेके आता है, इस बार कितना आगे जाएगा? सबसे आगे अब की बारी जाएगा। चलिए, तो देवेंद्र झाझड़िया बता रहे थे कि जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीतते हैं वो, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है उनका भाला सबसे आगे जाएगा। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी।
तो देवेंद्र सिंह झाझरिया के साथ साथ तमाम प्रत्याशी ये दावा कर रहे हैं कि उनका भाला इस बार सबसे आगे जाएगा। ये क्रम हम हर चुनावों में देखते हैं। फिलहाल नजर तो लगातार बनी रहेगी, उसमें समय बहुत है अभी। बहुत जल्दी बीजेपी ने सूची जारी कर दी है, अच्छी स्ट्रैटेजी दिखाई पड़ रही है। और क्या कुछ इसके भीतरी बातचीत है उस पर बात करेंगे। फिलहाल ही छोटा सा ब्रेक।